नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। लगभग सभी टॉपिक्स को हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं, चाहे वो संविधान निर्माण प्रक्रिया हो या मौलिक अधिकारों को लेकर, DPSP को लेकर, संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबको हम पूरी डिटेल के साथ MCQ के रूप में कवर कर चुके हैं। हमने पंचायती राज को कवर किया, नगर निकायों को कवर किया, हमने चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में सारे तथ्यों को जाना। हमारा लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारा चल रहा है। ये हमारी इस सीरीज की 49वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में होगी और उस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति दो तरीके से कर सकता है, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 53 के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लास्ट वीडियो में हमने DPSP के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करी थी। आज हम संघ के जो कार्य प्रणाली है, संघ से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, चाहे वो संघ यानी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको आज हम कवर कर जाएंगे। संघ के जो उल्लेख किया गया है संघ के बारे में, ये किया गया है संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 52 है, जो पहला आर्टिकल है, ये कहता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में है और आर्टिकल 53 जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में होगी, जिसका इस्तेमाल वो दो तरीकों से करेगा, या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ये कहा गया है 53 में। तो 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और 53 में कार्यपालिका शक्ति का न्याय राष्ट्रपति में होना ये कहा गया है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किन आर्टिकल्स में किया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है यानी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है, जिसमें आप जानते हैं संसद के और दोनों सदनों के जो हमारे संसद के होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और राज्यों में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं, तो उनसे मिलकर बनता है निर्वाचन मंडल, जो आर्टिकल 54 में है। और निर्वाचन की प्रक्रिया कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होगा, ये कहता है आर्टिकल 55। तो निर्वाचन या निर्वाचन मंडल 54 में है और निर्वाचन की जो प्रोसेस है वो आपके 55 में आती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और सत्य कथन को चुनें। पहला, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 56 है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है कि उसकी पद की अवधि कितनी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। क्या ये सही है? ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति बनने को लेकर के कोई भी रुकावट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यहां पर केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के एक ही तरीका है, वो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। महाभियोग लगाने का आधार भी एक है। राष्ट्रपति पर कोई दूसरे आधार पे महाभियोग नहीं लग सकता, केवल एक आधार होगा और वो है संविधान का अतिक्रमण यानी संविधान का उल्लंघन। बाकी किसी भी आधार से आप उस पर महाभियोग नहीं लगा सकते। तो ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार क्या है? तो वो है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, ये लगता है आर्टिकल 61 के तहत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य होता है।
इस महाभियोग को लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए और इसको संसद से पारित करवाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है, तो लाने के लिए तो 1/4 चाहिए। अगर 1/4 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिए तो महाभियोग आ जाएगा। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस दे देना है और पास अगर करवाना है तो फिर 2/3 चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान करने वाला अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 72 है ये राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। न्यायिक शक्तियां यानी कि उनको क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। जैसे अदालत समाधान देती है या अदालत किसी को बाइज्जत बरी करती है तो इसकी न्यायिक शक्तियां हैं समाधान की। क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्तियां किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्षमादान की शक्ति से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 5 तरह के क्षमादान करने की आज़ादी है, यानी 5 तरह के क्षमादान की शक्तियां उनको मिली हैं, जिसमें पहली आती है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी अगर किसी को कठोर कारावास मिला हो तो उसे सामान्य कारावास कर दिया जाता है। यह है लघुकरण। दूसरा होता है परिहार। परिहार में क्या होता है? सजा की मात्रा को बदल दिया जाता है। जैसे किसी को 10 साल कठोर कारावास मिला हो तो उसको 5 साल कठोर कारावास कर देंगे, प्रकृति वही रहेगी लेकिन अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरी होती है विराम। विषम परिस्थितियों में, जैसे कोई दिव्यांग है या कोई महिला गर्भवती है, तो उन परिस्थितियों में उनकी सजा को कुछ समय के लिए कम कर लेना, इसमें आता है विराम। ठीक है, इसके बाद होता है चौथा प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना कि अभी इसको आगे बढ़ा दिया जाए। और पांचवा और अंतिम होता है पूर्णतः क्षमादान, यानी कि पूर्णतः क्षमा, जिसमें उसे पूरी तरीके से आजाद कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। पूछा जाता है लघुकरण में क्या होता है, परिहार में क्या होता है, विराम में क्या होता है। जब उन्हें पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में तो डिटेल से जाना था। अभी हम केवल आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उस आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं उनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति को सहायता के लिए, उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह आर्टिकल 74 में कहा गया है। ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और फिर उसकी सलाह पर जो मंत्रिपरिषद होगी उसको बनाएगा। ठीक है, एक और चीज आपने पढ़ा है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो मंत्रिपरिषद के या सरकार के खिलाफ आता है, वो भी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में ही आता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित करता है? यानी आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो भी राज्यसभा का सभापति होगा या जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा? ये बात कही गई है आर्टिकल 64 के अंदर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो 63 में है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? वो हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद आता है 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही उच्च सदन का अध्यक्ष भी होगा। अमेरिका में भी यही होता है, जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो उच्च सदन है जिसे सीनेट कहते हैं, वहां का अध्यक्ष होता है। तो वही भारत में भी है आर्टिकल 64 के तहत। इसके बाद आता है आर्टिकल 65। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कर सकता है। ये 65 में कहा गया है। यानी अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति कर्तव्य कर सकता है। ये कहा गया है 65 के अंदर। ठीक है, अगला, भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। 63 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 64 यह निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह सभापति होगा, ये भी सही है आपका। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया और प्रारूप दिया गया है, ये भी सही है आपका। इनकी उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनकी जो शपथ के बारे में बताया गया है, इसका प्रारूप हो गया, शपथ लेने की जो पूरी तरीका हो गया, शपथ के बारे में सब आर्टिकल 69 में बताया गया है।
आर्टिकल 60 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो आर्टिकल 60 है ये राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है कि देश का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। ये उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात नहीं करता। यही आपका गलत यहां पर दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है देखिए। सबसे पहला है आर्टिकल 58। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं यानी अर्हताओं की बात की गई है। तो ये आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहां पे होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है, ये भी सही है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है, ये भी सही है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री का कर्तव्य यानी आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना ये उसका कर्तव्य है। तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वो है आर्टिकल 78। ठीक है। पूछा है कौन सा सही है, यहां पे सभी आपके सही हो जाएंगे। फिर से सूची को सूची 2 से मिलाना है। आर्टिकल 72 ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से रिलेटेड था, हमने ऊपर पूरा डिटेल से जाना। तो पहले का 2। अनुच्छेद 74 ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि 1। 59 ये राष्ट्रपति पद की शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रपति पद की शर्तें किसमें है? 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 57 है, एक 58 है और एक 59 है। 57 में राष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति अगर पुनर्निर्वाचित होना चाहता है उसकी पात्रता के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति रह चुका हो वो दोबारा नियुक्त हो सकता है अगर उसके पास समर्थन है। ठीक है। ये कहा गया है 57 में कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है। फिर आता है 58, उसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, क्या क्या चाहिए, योग्यताएं यानी कि। और फिर आता है 59, उसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं कि जैसे राष्ट्रपति जो होगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, उसे एक आधिकारिक भवन मिलेगा, उसके काल में उसके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये सारी शर्तें हैं उसके पद की, वो सब 59 में है। 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं देने का कर्तव्य है। ठीक है। तो यहां पर आपका पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का हमारा 4 होगा और चौथे का 3 होगा। 2 1 4 3 हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? ये किया गया है 79 में। संसद से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं 79 से शुरू होते हैं और 122 तक जाते हैं। ठीक है। जो 79 है ये संसद के गठन की बात करता है। इसमें बताता है कि संसद के 3 अंग होंगे। संसद, इसमें एक अंग होगा राज्यसभा और एक अंग होगा लोकसभा यानी सरल। तो संसद के 3 अंग होंगे, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति, तीसरा अंग। ठीक है। जो राज्यसभा है इसके संरचना फिर आर्टिकल 80 में बताई गई है, लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में बताई गई है। ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन यानी परिसीमन आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? आप जानते हैं हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जो कि फिर लोकसभा सीटों का या जो हमारी राज्यों की विधानसभा सीटें हैं उनका परिसीमन करेगा। ये परिसीमन जो आयोग होता है ये किसके तहत बनाया जाता है? ये बनता है आर्टिकल 82 के तहत। आर्टिकल 82 में यह प्रावधान किया गया है हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ठीक है। भारतीय संसद के गठन और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपने चुनना है। पहला, आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो ये बिल्कुल सही है। संघ की जो संसद होगी वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी यानी 3 अंग इसके होंगे। एक सवाल आता है कि इनमें से कौन है जो संसद का हिस्सा है लेकिन सदस्य नहीं है? तो वो राष्ट्रपति है। प्रत्येक जनगणना पूरा होने पर लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समायोजन अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है यानी परिसीमन, ये भी सही है। आर्टिकल 85 के तहत संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये वाला भी सही है। इस वाले कथन को आपने एग्जाम में जब ये आए तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे लोकसभा की जगह पे दोनों सदन लिख देता है। दोनों सदनों को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। यहाँ पर लोकसभा लिखा है तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। पूछा था कौन सा सही है, तीनों हमारे सही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। अगला है हमारा
राष्ट्रपति का संसद के सदनों में विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का संसद के अंदर अभिभाषण होता है। अभिभाषण से संबंधित दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है 86 और एक आर्टिकल है 87। जो सामान्य अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, और संसद को राष्ट्रपति संदेश दे सकते हैं, तो संसद को संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार और संसद के सदनों में अभिभाषण का अधिकार, ये दोनों के दोनों 86 में आते हैं। लेकिन यहां पर बात है विशेष अभिभाषण की, ये 87 में आता है। तो दोनों आर्टिकल्स को आपने साथ में याद करना है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में है या राष्ट्रपति का संसद को संदेश देने का अधिकार किस में है, तो 86 के अंदर है, और विशेष अभिभाषण किस में है, तो आर्टिकल 87 में आता है। ठीक है। संसद के अधिकारियों, सदस्यों की योग्यताओं और विशेष अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत वाले को पहचानते हैं। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पदों का प्रावधान करता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन से संबंधित है। क्या ये सही है? ये भी सही है। 89 राज्यसभा के सभापति उपसभा की बात करता है और 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 102 संसद में सदस्यों की अर्हताओं का उल्लेख करता है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत हो जाएगा। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है 84 और एक आर्टिकल है हमारे पास 102। ठीक है। ये दो आर्टिकल हैं। 84 के अंदर संसद के सदस्यता के लिए योग्यता बताई गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ये सब 84 में है योग्यताएं यानी अर्हताएं। और 102 के अंदर अयोग्यताएं बताई गई हैं कि किन किन परिस्थितियों में वो अयोग्य हो जाएगा, यानी अगर वो कोई लाभ के पद पर है या अगर वो दिवालिया हो जाता है या वो कानूनी रूप से अयोग्यता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो 102 में अयोग्यताएं हैं, न कि क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है? डिसक्वालिफिकेशन। तो ये वाला आपका गलत है, यही बताना था। आर्टिकल 105 संसद के सदनों की, उनके सदस्यों की और समितियों की शक्तियों व विशेष अधिकारों से संबंधित है। तो संसद सदस्यों के विशेष अधिकार होते हैं, उनसे संबंधित है आर्टिकल 105। ये वाला आपका सही है। विधायी प्रक्रिया और वित्तीय मामलों के संदर्भ में सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। तो विधायी प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, इनको आपने मिलान करना है। सबसे पहले दिया है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में क्या है? आर्टिकल 107 में विधेयकों के समाप्त होने संबंधी प्रावधान है, यानी कि विधेयकों के व्यापकगत होने संबंधी परिस्थितियां। कोई विधायक किन किन परिस्थितियों में लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो 107 में बताया गया है। जैसे लोकसभा में कोई विधायक लंबित है या पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है, तब अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है। यानी जैसे हमारे पास दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। कोई विधायक है हमारा जो लोकसभा में आ चुका है बिल, अभी वो लोकसभा में है, अगर लोकसभा में ही है, लोकसभा भंग हो जाए, बिल खत्म हो जाएगा। लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, अभी वहां से पारित नहीं हुआ है, तो भी बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक अगर आता है तो विघटन के बाद वो खत्म नहीं होगा। जैसे कोई बिल आया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, इसी बीच विधेयक पुनर्विचार के लिए लौट आया राष्ट्रपति की तरफ से और लोकसभा भंग हो गई, तो ये वाला विधेयक अब खत्म नहीं होगा, इस पे पुनर्विचार होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है विधेयक के लैप्स होने की, खत्म होने की। ये हमारी लोकसभा है, ये हमारी राज्यसभा, दोनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद अगर हो जाता है तो बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। मान लीजिए राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुला दिया है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाने से पहले लोकसभा खत्म हो जाए, भंग हो जाए, तो भी जिसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है वो विधेयक खत्म नहीं होता। तो ये सारी परिस्थितियां कि विधेयक किन किन परिस्थिति में समाप्त होता है वो किस में बताई गई हैं? 107 में। पहले का हो जाएगा आपका 3। आर्टिकल 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। दूसरे का होगा 1। आर्टिकल 111, इसमें क्या है? संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति या उनकी सहमति। ये आर्टिकल 111 में बताया गया है। ठीक है। कि किसी विधेयक को स्वीकृत देने के संबंध में, या मान लीजिए कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके पास 3 अधिकार होते हैं कि या तो वो अनुमति दे दें, या वीटो पावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तो वो सब किस में है? 111 में।
112 में क्या है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। तो 3142 हमारा आंसर है, 3142 आपको यहां पर मिल जाएगा। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। यही शक्ति राज्यपाल को भी मिलती है आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, आर्टिकल और विषय वस्तु दो सूचियां यहां पे दी गई हैं, दोनों का मिलान करना है। आर्टिकल 82 में क्या है, जो आर्टिकल 82 है हमारा, हमने ऊपर देखा था परिसीमन आयोग से रिलेटेड है, यानी जनगणना के बाद पुनः समायोजन यानी परिसीमन। पहले का होगा 2। आर्टिकल 89 में क्या था, 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति थे, दूसरे का हो जाएगा 4। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे यानी 1, और 105 में संसदीय विशेषाधिकार यानी 3। 2, 4, 1, 3 हमारा उत्तर है जो कि ए में है। ठीक है, संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। कथन दिया है यहाँ पे पहला, आर्टिकल 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसके गठन की व्यवस्था की गई है। तो पहला बिल्कुल सही है। जो सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, इसकी स्थापना के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। ठीक है, राज्यों के हाईकोर्ट की बात करेगा तो आर्टिकल 214 में बताया गया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट की बात करेगा तो 241। ठीक है, आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने अवमान यानी कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति सहित एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। क्या ये 129 में है? ये वाला भी आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये 129 आर्टिकल के तहत एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। यानी अभिलेख न्यायालय यानी कि इसके जो भी फैसले होंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा, पूरे देश में वो लागू होंगे, और उन फैसलों को सुरक्षित रख के अगर भविष्य में उनके जैसे कोई केस आते हैं वहां पर भी वो फैसले माने जाएंगे। ठीक है, पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन इसके फैसलों को सुरक्षित रखा जाएगा, उनका आगे भी इस्तेमाल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये 129 में कहा गया है। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। क्या ये सही है? ये वाला आर्टिकल भी आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। जो आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अपने विवेक के अनुसार कोई भी फैसला लेने की शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट को मिलती हैं 142 के तहत मिलती हैं। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करेगा, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, पूरी व्यवस्था दी गई है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं या कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिन पर जो स्थापित व्यवस्था है उसके माध्यम से अगर चलेंगे तो संपूर्ण न्याय नहीं मिल सकता या नहीं मिलने की उम्मीद होती है, या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि परिस्थिति जो है वो काफी असाधारण है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करता है आर्टिकल 142, और इसके माध्यम से वो ऐसे फैसले या ऐसे डिसीजन भी सुना सकता है जो उसने पहले नहीं सुनाए या जो उसके अधिकार में उतने नहीं आते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करता है। तो पूछा जाता है उसकी विशेष शक्तियां, उसकी विवेकाधीन शक्तियां किस में है? 142 में है। ठीक है, यहां पर आपके तीनों सही हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख कोर्ट होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। ये 129 में कहा गया है, यानी इसके जो डिसीजन होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को लेकर सवाल बनने लगा है पेपर में कि ये कब बनता है। ये बनता है जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो उस समय उपलब्ध नहीं होता या उनका पद रिक्त होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 126 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा ना होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और यह बताया गया है आर्टिकल 127 के अंदर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। हमने 124 देखा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, 126 देखा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में देखा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से किसी कानूनी या तथ्य के मामले में सलाह या परामर्श करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकता है, परामर्श ले सकता है? और ये जो सलाह या परामर्श होगा ये अनिवार्य नहीं होगा कि राष्ट्रपति माने, ये केवल सलाह होगी। ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है? सीएजी का प्रावधान किसमें है? तो सीएजी जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151 से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो इन्हीं से संबंधित है। 148 में इनके पद, इनके स्वतंत्र पद की बात यहाँ पे कही गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट विषय वस्तु। आर्टिकल 126 किससे रिलेटेड है? अभी हमने ऊपर देखा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड है, पहले का 3। 127 किससे रिलेटेड था? 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था, यानी कि 1। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति, तीसरे का 4 हो जाएगा। और 148 सीएजी के बारे में बात करता है, यानी कि 2। 3142 हमारा इसका आंसर है। 3142 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल 32 है, कई बार आप देख चुके हैं इसको। ये किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार भी है ये, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। हमारे वाले सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति और प्राप्त है कि वह पुनर्अवलोकन कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है अपने आदेशों पर। वो आर्टिकल 137 के तहत है, इसको भी याद करना है। ये जो पुनर्अवलोकन का सिद्धांत है, ये जो शक्ति है, हमने कहां से लिया है? ये प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया है। इसको भी याद करेंगे, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारतीय संविधान की एक और क्लास यहाँ पे कवर करी और डिटेल से इन सवालों को देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।